बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 हमारा सोशियोलॉजी 101 का। इसमें हम पढ़ेंगे आज कि सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं। वैसे आपके ख्याल में क्या है, सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं? पढ़ते तो इसको आर्ट्स वाले हैं। क्या कहते हैं? अच्छा जी, बिल्कुल सोशियोलॉजी साइंस है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक उसूलों के ऊपर काम करती है। ये डाटा को इकट्ठा करती है, उनका एनालिसिस करती है, उसके ऊपर अपने स्टैटिस्टिकल जो टूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करती है, उनका कोरिलेशन, ये वो सारी चीज़ें निकालती है। उनका टी टेस्ट उनके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है डाटा के ऊपर। तो इस तरीके से हम साइंस के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए, साइंटिफिक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, तो अभी हम आज के जो लेसन है उसका ओवरव्यू देखें तो व्हाट इज़ साइंस। पहले तो हमें पता होना चाहिए साइंस है क्या। फिर हमें पता होना चाहिए कि थ्योरी जो है वो इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। और बाकी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, वेरिएबल्स का जिक्र करेंगे, कोजेशन और कोरिलेशन को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या होती है। वेरीफाइबल एविडेंस इज़ अ फाउंडेशन ऑफ साइंस। F इज इक्वल टू एम ए, आपने न्यूटन का कानून पढ़ा होगा। F इज इक्वल टू एम ए। वजह क्या है? आप अगर मैथ और एक्सेलरेशन को उस हिसाब से अगर हैंडल करें तो आप फोर्स मालूम कर सकते हैं, वो साइंस है। उसकी वजह क्या है? वो वेरीफाइएबल है। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा बंदा उसको वेरीफाई कर सकता है। बाय एविडेंस वी मीन फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी वेरीफाइड अदर ऑब्जर्वर्स थ्रू वेटिंग, काउंटिंग एंड एक्यूरेसी चेक्स। क्योंकि ये सारे अगर तरीके आप अपनाएं तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरीके से जो चीज़ें इसके ऊपर पूरा उतरेंगी, इस उसूल के ऊपर, आप उसको साइंस मानेंगे। ठीक है, आपको पता है साइंस जो है वो उसको वेरीफाई किया जा सकता है। आगे उन्होंने बताया, ऑल्दो वी हैव स्पेंड आवर लाइफ लुकिंग एट थिंग्स, दिस डज नॉट इक्वेट टू बिकमिंग साइंटिफिक ऑब्जर्वर्स। हम सारी ज़िंदगी किस चीज़ को देख रहे होते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं हम साइंटिफिक ऑब्जर्वर बन गए। उन्होंने एक ये थोड़ी सी फनी बात लिखी है, एनी मोर देन अ लाइफ टाइम ऑफ स्वेटिंग फ्लाइज इक्वेट्स ऑफ बीइंग एंटोमोलॉजिस्ट। आप सारी उम्र कहता मक्खियाँ मारते रहे, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एंटोमोलॉजिस्ट बन जाएंगे। एंटोमोलॉजिस्ट मतलब होता है कि हशरात के ऊपर स्टडी करने वाला जो बंदा होता है उसको एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, तो ऐसे जो है एक साइंटिफिक ऑब्जर्वर और एक आम बंदे के अंदर फ़र्क होता है। इसी तरह साइंस और नॉन साइंस के अंदर फ़र्क होता है। ये साइंस की खूबी है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ एक्यूरेट। इसकी खूबी पहले क्या है जी? एक्यूरेट होती है। आप इसको तमाम किस्म के चीज़ों से इसको जो आपका डाटा होता है उसको पा करने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अवॉइड मेकिंग एजम्पशंस एंड चेक दैट थिंग्स आर एग्जैक्टली एज दे आर प्रेजेंटेड। जैसे हैं आपको प्रेजेंट कर रही हैं चीज़ें, वैसे ये रियल में हैं कि नहीं। अजम्पशंस के ऊपर काम नहीं हम करते। ठीक है, हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। वाइल नॉवलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस में एम्बेलिश, साइंटिस्ट मस्ट ट्राई फॉर एक्यूरेसी। कहता है साइंस जो सियासतदान होते हैं या नावल नगार होते हैं ये डंडी मार सकते हैं, मगर साइंसदान हमेशा एक्यूरेसी को अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ना प्रिसाइज होती है। एमसीक्यू बन सकता है, प्रिसीजन रेफर्स टू डिग्री ऑफ मेजरमेंट, कि एक जो आपके पास गेज है वो कितनी एक्यूरेसी तक मेजर कर सकती है, कितनी प्रिसीजन तक मेजर कर सकती है। फ़र्ज़ करें एक आपके पास जो स्केल है वो 1 मिलीमीटर तक उसको जज कर सकता है एक क्वांटिटी को, जब दूसरा जो है वो 1 केजी तक उसको कर सकते हैं। तो हम इनकी जो है ना ये फ़र्क क्या है, ये प्रिसीजन का फ़र्क है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो सिस्टमेटिक होती है। आप एक प्रोग्राम के तहत, एक प्लान्ड जो है ना एक रूट मैप के तहत चल रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन मस्ट टर्न आउट टू बी पैची एंड इनसफिशिएंट अनलेस दे आर गैदर्ड इन अ प्लान्ड मेथोडोलॉजिकल प्रोग्राम। ऑब्जर्वेशन जो है ना आप साइंटिफिक आपने पढ़ा होगा बायो में या किसी और बुक में, एक उसका एक रोड मैप होता है कि आप इस तरीके से पहला आपका ये स्टेप है, आपने डिफ़ाइन कर लिया, फिर आपने हाइपोथेसिस तश्कील दे दिया, फिर आपने एक्सपेरिमेंटेशन की, फिर आपने थ्योरी बनाई, फिर वो लॉ बन गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं जी? एक स्टेप्स होती हैं, स्टेप वाइज होती हैं। बिकॉज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ अनअफेक्टिव बाय ऑब्जर्वर्स पर्सनल वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस एंड वर्ड व्यूज़।
क्योंकि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है, उसमें इंसान की अपनी सब्जेक्टिविटी शामिल नहीं होती, इसलिए जो है वो उसकी इंसान की अपनी वैल्यूज़, अपना रिलीजन, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ों को वो साइड पे रख के एक डाटा को इकट्ठा करता है और उसके ऊपर वो अपने जो है वो अपनी रिव्यूज़ पेश करते हैं साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। द गोल ऑफ साइंस, साइंस का मकसद क्या है? वैसे आपके ख्याल में क्या मकसद है? साइंस का मकसद है दुनिया में नई नई चीज़ें दुनिया के सामने ला के रखी जाएँ। ये जो साइंटिस्ट होते हैं अपने काम के साथ बड़े बड़े यू कैन से कि बड़े डेडिकेटेड होते हैं। वो अपना दिन रात सर्फ करके दुनिया को नए नए नॉलेज से रोशनास करवाते हैं। ये बहुत बड़ी नेकी है। ईच साइंस स्टार्ट्स बाय अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन बाय वाई समथिंग अकर। ऐसे ही दुनिया में फलां क्यों हो रहा है, ओके ये दीवार पे आप गेंद मारते हैं वापस क्यों आ रही है, दुनिया में अमवात क्यों हो रही हैं, दुनिया में ये सुसाइड रेट क्यों बढ़ रहा है, ये सारी जो है अगर आप साइंटिफिक उसूलों के ऊपर काम करके इसको डाटा को इकट्ठा करेंगे तो वो साइंस कहलाएगा। द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू generalist, which mean to go beyond the specific instances and create claim that apply to larger population or circumstances। अगर 10 बंदों के ऊपर इसके एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ये आ रहे हैं तो पूरे शहर पे भी आने चाहिए, पूरी जो है वो मुल्क पे भी ये आने चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि आप जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज का मतलब होता है कि आपका जो डाटा है वो दूसरों के ऊपर कितना उसका जो है ना दूसरों के साथ कितना रिलेट किया जा सकता है। फ़र्ज़ करो आपके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट का ये असर हुआ है, बाकियों के ऊपर भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो मतलब ये आपका डाटा जो है वो जनरलाइज, उसके अंदर खूबी है कि उसको जनरलाइज किया जा सके, ठीक है। फॉर इंस्टांस सोशोलॉजिस्ट वुड सीक टू एक्सप्लेन नॉट ओनली वाई वाई मैरी अटेंडेड कॉलेज और टर्न इनटू एन आर्म रॉबर। खैर ये सारी जो है ना ये पढ़ने वाली बातें। प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि आप पेशन गोई करते हैं। जो एक आपका डाटा होता है, आपका मकसद ये होता है कि आप प्रेडिक्शन करते हैं कि अगर फ़लाँ काम ऐसे हो रहा है तो फ्यूचर में जो है ना ये ऐसे हो सकता है। जैसे आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसमें एक आप मफरूज़ा ये होता है ना कि आपको ये लग रहा होता है कि जो मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ इसका अल्टीमेट ये होने वाला है, तो इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप इस चीज़ को बोलते हैं प्रेडिक्शन या हाइपोथेसिस। प्रेडिक्शन का दूसरा नाम ही हाइपोथेसिस है, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ पढ़ने के लिए है जी सोशियोलॉजी एज अ साइंस। द साइंस मस्ट बी डिफाइंड इन 2 वेज। पहले नंबर पे क्या है जी, साइंस इज अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वेरीफाइड नॉलेज विच हैज़ बीन सिक्योर्ड थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो है ना सोशियोलॉजी इसलिए साइंस है क्योंकि साइंस एक ऐसी ऑर्गेनाइज किस्म का नॉलेज है, वेरीफाइड नॉलेज है विच हैज़ बीन सिक्योर्ड थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपने इस नॉलेज को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इकट्ठा किया। साइंस इज मेथड ऑफ स्टडी वेयर बाय बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज वेरीफाइड नॉलेज इज डिस्कवर्ड। तो साइंस इसलिए है क्योंकि वो वेरीफाइड और ऑर्गेनाइज किस्म का नॉलेज है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑफ फैक्ट। देयर आर 2 really ways of saying the same thing according to the first definition. Sociology is a science to the extent that it creates a corpus of categorized validated knowledge that is founded on scientific research। जो हमारे पास सोशियोलॉजी में नॉलेज इकट्ठा हुआ है वो साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही इकट्ठा हुआ है, तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये साइंस है। अच्छा खैर, सोशियोलॉजी इज अ साइंस टू द एक्सटेंट दैट इट रिजेक्ट्स मिथ, फोकलोर एंड विशफुल थिंकिंग इन फेवर ऑफ बेसिंग इट्स कंक्लूजन ऑन एम्पेरिकल रिसर्च। ये चीज़ें आपको बताने वाली हैं, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा। मिथ्स होती हैं जो जैसे कि आप टार्जन था या उम्र यार, ये सारी मिथ्स हैं। इसमें रियलिटी का शायद कोई आंसर ना हो इन अल्फाज में, इनको बोलते हैं मिथ्स। और फोकलोर वही जो आपकी जो इंसान के कल्चर के अंदर जो रवायत चल रही होती हैं, आप हीर रांझे का जैसे किस्सा है, ये एक फोकलोर के अंदर आता है। एंड विशफुल थिंकिंग मतलब जो इंसान की अपनी थिंकिंग होती है जिसमें उसकी अपनी बाइसिंग शामिल होती है। तो सोशियोलॉजी जो है इन सारी चीज़ों से पाक होती है। मिथ, फोकलोर और विशफुल थिंकिंग, इन सारी चीज़ों को अगर आप साइड पे रख के अगर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके ऊपर कंक्लूजन अपने बना रहे हैं तो आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी टॉपिक 19, थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जी
सबसे पहले अगर देखें इंडक्टिव प्रोसेस क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग एक लफ्ज़ होता है, एक डिडक्टिव रीजनिंग होता है। उससे आप देखें ज़रा, रीजनिंग थ्रू इंडक्टिव लॉजिक इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग पार्टिकुलर डाटा इनटू यूनिवर्सल थ्योरीज। जो आपके पास डाटा है आप उसको इस्तेमाल करें और यूनिवर्सल थ्योरीज अगर बना दें, तो ये होती है इंडक्टिव प्रोसेस, इंडक्टिव रीजनिंग। कैसे? दिस मेथड ऑफ थॉट इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू द यूनिवर्सल। आप कहते हैं कि मैंने जो डाटा इकट्ठा किया है उसका ये रिज़ल्ट आया है, मेरा रिज़ल्ट बाकी दुनिया के रिज़ल्ट के साथ मैच कर रहा है, तो क्या है जी, ये इंडक्टिव रीजनिंग है। ओके, ये क्या इंडक्टिव प्रोसेसिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है। दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग होता है डिडक्टिव लॉजिकल थॉट is reasoning that turns general theory into specific theory, into specific hypotheses that can be tested. This second type of logical thought travels downward in an opposite direction. मतलब आप देखें, ऊपर वाले में था कि आपने एक चीज़ एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक रिज़ल्ट आ गया, वो रिज़ल्ट दुनिया की नॉलेज के साथ मैच कर रहा है अगर, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग है। मतलब आपने एक कंट्रीब्यूशन कर दिया दुनिया की रीजनिंग के अंदर, दुनिया की नॉलेज के अंदर, वो इंडक्टिव हो गया। और डिडक्टिव है कि आपने एक, आपके पास, आपने कहा अच्छा दुनिया में ये वाला नॉलेज चल रहा है, अच्छा मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ, ये मैं अगर करता हूँ, मैं इसको अगर मेरे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ये पूरा उतर रहा है कि नहीं, अगर उसके रिजल्ट से हैं वो मैच हो जाते हैं पुराने रिजल्ट के साथ, तो फिर आप ये वाली जो रीजनिंग कर रहे हैं ये डिडक्टिव रीजनिंग है। इसकी एग्जांपल देखें फिर आपको समझ आएगी। द रिसर्चर्स थॉट प्रोसेसेस शिफ्ट फ्रॉम द ब्रॉड टू द स्पेसिफिक। ब्रॉड से आप स्पेसिफिक की तरफ आ रहे होते हैं। आई हैव दिस सस्पिशन दैट ह्यूमन बिहेवियर, लेट्स गैदर सम डाटा एंड टेस्ट इट। कहते हैं मुझे जो है थोड़ी सी एक सस्पिशन है, मुझे थोड़ी सी तजस्सुस है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, आओ हम डाटा इकट्ठा करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। मतलब इसमें क्या किया आपने, डिडक्ट कर रहे हैं आप मतलब ये ऊपर आपके पास ज़्यादा डाटा, उसको आप करते 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 उसको छोटे पैमाने पे ले आए। ये है आपकी डिडक्टिव, डिड्यूस करना। ओके, इंडक्टिव थोड़े से ज़्यादा की तरफ जाते हैं। थोड़ा मतलब क्या, आपने डाटा इकट्ठा किया, आप उसको ज़्यादा की तरफ लेके जा रहे हो। ज़्यादा क्या है, दुनिया के अंदर जो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है वो इंडक्टिव है। डिडक्टिव में क्या है कि दुनिया में जो डाटा है उससे आप डाटा निकाल कर कि फ़लाँ बंदे पे ये जो है, ये इसका सेम बिहेवियर, इसका असर हो रहा है या उससे डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, ये डिडक्टिव है। अच्छा है कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स। आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल का। कॉन्सेप्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी। एक थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि थ्योरी जो है वो कौन सी हो सकती है, कि थ्योरी अगर साइकोलॉजी की अगर बात करूँ तो जो फ्रॉयड है, फ्रॉयड की थ्योरी है, फर्ज करो वो, या आप बात कर लें जैसे अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड है, तो उसमें देखें कि सबसे पहले जो है लोअर ब्रांच पे इंसान की बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ऐसे ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर जो है वो टॉप पे जो उस पिरामिड के टॉप पे जो है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। मतलब एक थ्योरी जो है वो कुछ कंसेप्ट से मिल बनती है। कुछ थ्योरीज़ के कंसेप्ट्स कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं। ओके, कंसेप्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी। जिन जिन कंसेप्ट्स को आप अपनी थ्योरी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। थ्योरेटिकल नोशन इज़ दैट आइडिया दैट कैन बी एक्सप्रेस वर्बली एंड सिम्बॉलिकली। इन नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स हम जो है ना सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, कि आपने ये मतलब एब्रीवेशंस इस्तेमाल करके आप साइंटिफिक जो है वो एक टर्म होती है, उसको आप क्या कहते हैं, साइंटिफिक टर्म को आप क्या करते हैं, एक अल्फ़ाबेटिक्स में जो है वो उसको डिनोट कर देते हैं। ओके, तो और इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है। हाइट कैन बी रिटन एज अ लेटर एच और अटर्ड एज लाउड। मतलब एच से आप हाइट को रिप्रेजेंट कर देते हो। तो इस तरह उसने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो द आइडिया ऑफ हाइट इज़ अ वेग
वेग होता है कि मुबहम, जिसका जो है वो एक कंसेप्ट रियल मीनिंग आपको नहीं पता। सॉरी, हाइट जो है, अभी कुछ बंदे कहेंगे कि हाइट जो है वो मैं कहता हूँ कि इस पिलर की हाइट जो है वो 5 फुट है। ओके, अभी हाइट, द आइडिया ऑफ हाइट इज़ अ वेग one concerning a physical connection. It serves as a measurement of physical objects' height from top to bottom. Typically, when defining a topic, examples and similar concepts are used. तो आप बताते हैं कि मतलब आप जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है आपने, तो साथ में आप और चीज़ें जो है ना वो उसकी हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हाइट जब बताना होगा तो आप बताएंगे कि उसकी जो है ना पाँव से लेके सर तक कितनी हाइट है, ठीक है, टॉप बॉटम एंड डिस्टेंस। तो इन चीज़ों को जब आप साथ में कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो फिर जाके आप एक जो चीज़ है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। कंसेप्ट्स के 2 पार्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एंड अ साइन। अ डेफिनेशन एंड अ साइन, एक डेफिनेशन होती है और दूसरा साइन होता है। और साइन क्या हो सकता है? वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, या रिटर्न करेक्टर हो सकता है। साइन जैसे लैम्डा होता है या आपका अल्फ़ा बीटा, ये सारे साइंस हैं। ABC भी आप लिख सकते हैं एज अ साइन। और डेफिनेशन ये होती है कि आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए जो आपके दिमाग में होता है कि हाइट क्या किस तरह होती है, हाइट क्या चीज़ होती है, लंबाई क्या चीज़ होती है, ओके, खूबसूरती क्या चीज़ होती है, सारी डेफिनेशंस होती हैं। फिर आप उसके साथ साइंस बताते हैं, अच्छा ये चीज़ें जो है मैं अपनी डेफिनेशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। वी एक्वायर डेफिनेशन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, आवर पेरेंट्स आर मोर लाइकली। और इसमें इन्होंने बताया कि जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी सोशलाइजेशन करते हैं, तो हमने कभी डिक्शनरी से तो नहीं कोई चीज़ सीखी होती। मतलब अब लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज आप उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं तो आपने किसी किताब से तो नहीं पढ़ी होगी। मतलब ये कि ऐसे ही ना आपने कोई कानून पढ़े होंगे कि ऐसे बोलें तो ऐसी आवाज़ आती है, या मतलब जो मदर टंग होती है इंसान सीखता है। तो जैसे वो दुनिया में चल रहा होता है आप भी उनको साथ जो है इनफॉर्मली बोल बोल के आप भी सीख जाते हैं। ओके, आगे इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है। अच्छा, कहता है कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें करेक्ट कर दिया जाता है और मतलब हम एक दूसरे से देख के उसको सही एक्सप्लेन करने का तरीका जो है वो सीख जाते हैं। ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, वाई वुड हैव ट्रबल इंटरेक्टिंग विद अदर इफ़ आवर पेरेंट्स आर केप्ट। कहता है कि हमें क्यों जो है वो एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जब हमारे वालिदैन हमें टीवी से या दूसरे लोगों से मिलने से दूर रखेंगे। और जब हमारे कंसेप्ट इस तरह के बनेंगे कि जो है ना वो इस तरह के कंसेप्ट बन जाएंगे जो कि दुनिया से मुख्तलिफ हैं, तो उन कंसेप्ट का कोई जो है रियल लाइफ में जब दुनिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इंटरेक्शन भी ज़रूरी है कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए, और दुनिया के साथ एक आप स्ट्रीमलाइन अगर कंडीशन में चल रहे हैं तो वो भी ज़रूरी होता है। बाकी कोई इतना इसमें नहीं है, कॉमन सेंस। और हाँ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये टर्म्स आपने इस्तेमाल करनी। सोशल थ्योरीज ओरिजिनली use terms like sexism, lifestyle, peer group, urban sprawl and social class as technical notions. सोशल थ्योरीज के अंदर ये वाली कहते हैं टर्म्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ओके, इसमें आपको ये बाकी तो आपने सुनी होगी। अर्बन स्प्रॉल होता है कि जो शहर फैल रहे हैं अतराफ़ में, जैसे लाहौर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया साइडों पे जाके, कराची इतना बड़ा है, वो मेन सिटी तो बहुत छोटा होता है मगर उसके साइडों पे जो फैलना शुरू हो जाते हैं वो अर्बन स्प्रॉल कहलाता है। पीर ग्रुप होता है आपके दोस्तों का ग्रुप, आपकी जो साथ काम करते हैं उनका ग्रुप, आपके फेलोज़, आपके दोस्त, आपके, ये पीर ग्रुप होता है। इन चीज़ों को, ये इन टर्म्स को आप इस्तेमाल करके सोशियोलॉजी में अपनी थ्योरीज़ के अंदर इनको इस्तेमाल करते हैं, अपने पेपर में आपने इनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल जब करें तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। कोजेशन और कोरिलेशन हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है। कोजेशन और कोरिलेशन। कोजेशन होते किसी चीज़ का वजह बनना। पोजेशन हमने पहले भी पढ़ा था। सोशियोलॉजिस्ट शुड बी केयरफुल व्हेन रिलेटिंग वेरिएबल्स टू अवॉइड confusing correlation. When two variables are connected such that a change in one causes a change in another,
कोरिलेशन पता क्या होता है? कोरिलेशन होता है एक चीज़ का, एक चीज़ के अंदर अगर चेंज आता है तो दूसरे में भी अगर चेंज आ गया तो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और कोजेशन क्या होता है? वेयर अ चेंज इन वन कॉजेज अ चेंज इन द अदर इन ऑर्डर टू प्रूव कॉजेलिटी 3 कंडीशंस मस्ट बी मेट। ये 3 कंडीशन है कोजेशन की। कौन कौन सी? द 2 वेरिएबल्स मस्ट बी रिलेटेड, द कॉज मस्ट अकर बिफोर द इफेक्ट, ये दूसरी रीजन है। और एंड ऑल अदर पर्टिनेंट वेरिएबल्स, कि जो कॉज आप जिसको स्टडी कर रहे हैं वो उनको एक दूसरे के जो है ना आगे पीछे होना चाहिए, मतलब एक पहले होना चाहिए और दूसरा बाद में आना चाहिए। और जब इफेक्ट जो है वो हमेशा कॉज के बाद आना चाहिए। ओके। और बाकी जो कहता है कि जब आप इसको स्टडी कर रहे हो 2 वेरिएबल्स को, तो बाकी वेरिएबल्स को कंट्रोल, बाकी चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब किसी और चीज़ का जो है ना उस टाइम अफेक्ट नहीं हो रहा होना चाहिए आपकी स्टडी के ऊपर। ये नीचे एग्जांपल उन्होंने दिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं। ये एंड वाला था हमारा। सोशियोलॉजी जो है वो सोशल फिनोमेना को स्टडी करती है। सोशल फिनोमेना को हम साइंटिफिक अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब साइंटिफिक अप्रोच को इस्तेमाल कर लिया तो फिर तो वो साइंस बन गई ना। टू comprehend the social world, it makes use of empirical observation, data analysis and theory development. सोशियोलॉजी में भी हम एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। आप जो एक कुछ टूल्स एक्सेल वगैरह या SPSS को इस्तेमाल करते हैं। SPSS को इस्तेमाल करके आप डाटा एनालिसिस करते हैं, कोरिलेशन, मीन मीडियन मॉड निकालते हैं, या टी टेस्ट जी टेस्ट आप अप्लाई करते हैं। ओके। या जो भी आपने काम करने होते हैं वो करके तो आप डाटा इकट्ठा करते हैं और थ्योरी को डेवलप करते हैं कि मेरे डाटा की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि फ़लाँ काम की वजह से फ़लाँ काम हो रहा है। अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। मैंने ये सारे जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो बयान कर दिए। अगर आप इनको करेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी ये आएगा। मतलब आपने साइंस की डेफिनेशन के ऊपर अमल कर लिया, आपने साइंस की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया और आपने जो फिनोमेना था उसको स्टडी किया, आपके रिज़ल्ट्स आए। और रिज़ल्ट्स आने के बाद आप कह सकते हैं कि अगर इन तरीक़ों से आप करेंगे तो आपके रिज़ल्ट्स भी ये आएंगे। अगर आ रहे हैं तो फिर आप साइंस की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। ठीक है। तो आप अपने अल्फाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप किसी दूसरे को अगर आपने कन्विंस करना हो कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ या आर्ट्स पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप साइंटिफिक उसूलों के ऊपर काम करके ये जो है ना ये स्टडी कर रहे हैं। तो आप प्राउडली कह सकते हैं कि आप आर्ट्स नहीं पढ़ रहे, आप साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। सोशियोलॉजिकल इलस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशंस द कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड मेंटल हेल्थ यूजिंग रैशनल मीन्स। तो जब आप ऐसे फिनोमेनास को स्टडी करेंगे जो सोसाइटी में आप समझ लेंगे एक नेगेटिव चीज़ें समझी जाती हैं, तो उससे क्या होगा, आप दुनिया के अंदर एक अच्छाई लेके आएंगे। ठीक है। और जब अच्छाई आएगी आप ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर देंगे जिनको आप अगर दूसरे अमल करेंगे और उन असूलों के ऊपर अमल करेंगे जो कि इंसानी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, तो बाकियों की ज़िंदगी जो है वो तकलीफ़ में आने से बच जाएगी। फ़र्ज़ करें आपने ऐसे एलिमेंट्स को स्टडी किया है जो कि एक माशरे में तलाक़ का बाइस बन रहे हैं, डिवोर्स का बाइस बन रहे हैं। तो जब लोग उस स्टडी को उसके ऊपर अमल करेंगे, उस स्टडी को पढ़ेंगे, उनको नॉलेज मिलेगा यार फ़लाँ चीज़ें जो है ना एक चीज़ का बाइस बन रही। अगर वो उनसे बाज आएंगे तो ये दुनिया को इससे फ़ायदा होगा। या बहुत सारी और चीज़ें बैगरी समझ लें या कोई और, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट। अब उन फैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिनके ऊपर एक हुकूमत अमल करके अपने जो बाशिंदे हैं या अपने मुल्क के वासी हैं उनकी बेहतरी के लिए एक अच्छे स्टेप्स उठा सकती हैं, तो उससे भी एक इंसानियत को फ़ायदा होगा। तो साइंस का इंसानियत को फ़ायदा है। इंसानियत के फ़ायदे के लिए अगर जो काम किया जाए वो एक नेकी है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।